उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण। आओ सीखें उपसर्ग अलग कैसे करें। उपसर्ग की पहचान करवाने वाली हूँ। अभी तक हमने सीखा था, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मूल शब्द पर मैंने बहुत जोर दिया था कि मूल शब्द को कैसे पहचाने। तो मूल शब्द तो अच्छे से समझ में आ गया ना। आप मुझे कमेंट करके समझ में आ गया है। आज फिर से मैं साथ साथ जब भी मैं उपसर्ग बताती हूँ तो मूल शब्द भी बताती हूँ, क्योंकि बना हुआ शब्द जो होता है जिसमें उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है, उसमें से अगर हमें मूल शब्द पहचानना हो तो हमारा पूरा शब्द सही हो जाता है एक ही बार में। तो मूल शब्द अगर हमने गलत पहचान लिया तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों गलत हो जाते हैं, इसलिए मूल शब्द को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको उपसर्ग की पहचान करवाने वाली हूँ कि उपसर्ग कैसे पहचाने। मूल शब्द तो हमने सीख लिया, अगर नहीं भी सीखा तो अगर हमें उपसर्ग की पहचान आ गई तो मूल शब्द अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए उपसर्ग की पहचान कैसे करें ये आज हम सीखेंगे। यहाँ मैंने शब्द लिखे हैं, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द दोनों लिखे हैं, लेकिन इसकी पहचान, इसकी ट्रिक भी मैं साथ साथ बताऊंगी। और ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आती है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि आपको ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको भाषा की बारीकियां बताई जाती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें। तो शब्द मैंने लिया अतिरिक्त। अब यहाँ पर अति और रिक्त दो शब्द है, यानी कि, और हमें अच्छे से यहाँ पर तो हमें अच्छे समझ में आ गया कि रिक्त एक अलग शब्द है। रिक्त को हम अलग नहीं कर सकते, यानी मूल शब्द जो होता है ना उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो जो शब्द हमारे सामने है उसमें से हम क्या अलग कर सकते हैं ये देखो। अति और रिक्त, रिक्त एक अलग शब्द है और अति एक अलग बन रहा है। तो इसका मतलब अति जो है ये उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले लगता है। मूल शब्द जो होता है उससे पहले उपसर्ग लगता है, इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि इसमें अति उपसर्ग है और रिक्त मूल शब्द है। अब उपसर्ग है और तीर्ण मूल शब्द है। यहाँ आहत में आ उपसर्ग है, हत मूल शब्द है। यहाँ उपकार में उप उपसर्ग है, यहाँ कार मूल शब्द है। यहाँ निर उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। ऐसे वाले शब्दों में जहां पर र आधा ऊपर की तरफ लगा होता है तो समझो वो आधा र है ना। तो जो आधा र वाला होता है ना उसको हम, उसमें वो निर उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखो हमेशा। निर्मल, तो निर जो है ये र को हम इस तरह से हल लगाकर इसको शो करेंगे। निर इसमें उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। अब इनके अर्थ भी अगर अलग अलग देख सकते हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते। कार का मतलब होता है कार्य, है ना। हत का मतलब होता है क्षति होना, चोट लग जाना। यहाँ आहत शब्द जो दिया हुआ है ना, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आहत शब्द पुस्तकों में पूरा का पूरा आहत शब्द ही एक है, यानी कि इसमें जो आ उपसर्ग है बताया है ये कुछ पुस्तकों में दिया गया है। हालांकि आहत शब्द पूरा का पूरा ही मूल शब्द है, लेकिन किताबों में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ इसलिए वो मान्य है। लेकिन हत आहत पूरे शब्द का अर्थ ही है चोट लगना या नुकसान होना, क्षति होना। तो और तीर्ण का मतलब होता है उतरना, रिक्त का मतलब होता है खाली, मल का मतलब होता है गंदगी, निधि का मतलब होता है धरोहर। ऐसे ही निधि, प्रतिनिधि, तो निधि एक पूरा शब्द हो गया मूल शब्द और इससे पहले प्रति लगा है तो इसलिए ये प्रति उपसर्ग हो गया। यहाँ पे प्रवचन है तो प्र इसमें उपसर्ग है और वचन इसमें मूल शब्द है, क्योंकि वचन एक पूरा शब्द है। इसमें तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो शब्द अच्छे से अपने आप में पूर्ण होता है और अपना अर्थ अलग दिखा रहा होता है वो मूल शब्द होता है। तो जैसे यहाँ पे विदेश है तो वी उपसर्ग है और देश इसमें मूल शब्द है। ऐसे यहाँ पे संगठन, जहाँ पर उपसर्ग, जहाँ पर
अनुस्वार लगा होता है उन शब्दों को भी देख लो। जहां पर भी अनुस्वार ऊपर लगा होता है स के साथ में, तो वहां पर उपसर्ग सम होता है। जो बिंदी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, सम में म पे हल लगाकर इसको शो करेंगे। सम गठन, सम वाद, सम भावना, है ना। इन तीनों में ही सम उपसर्ग है, क्योंकि इन तीनों में ही जो अनुस्वार है वो लगा हुआ है, और इसका साउंड जो इसको जब हम तोड़ेंगे तो सम ही आएगा। ऐसे जितने भी बिंदी वाले, ये सा के साथ में जो बिंदी लगी होती है यानी अनुस्वार लगा होता है, तो वो सम उपसर्ग होता है। ठीक है। अब सम भावना, सम वाद और सम गठन, भले इसको बोलने में संगठन मां की साउंड नहीं आ रही है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो सम ही आएगा। संवाद, संवाद बोल रहे तब भी यहाँ पे म की साउंड नहीं आ रही है, लेकिन सम ही उपसर्ग होगा। संभावना, यहाँ पर मां की साउंड आ रही है लेकिन सम ही है, क्योंकि यहाँ पे भा की वजह से यहाँ पे म की साउंड आ रही है। जो ये वाले होते हैं ना, ये वाले जो अनुस्वार के बाद वाले जो होते हैं, उसके अनुसार अनुस्वार की आवाज बदल जाती है। क्योंकि यहाँ पर ग है तो ग कौन से वर्ग में से आया है? क वर्ग में से आया है। क वर्ग का आखिरी पांचवा वर्ण न होता है, इसलिए यहाँ पे न की साउंड आ रही है। संगठन, संगठन, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो सम आएगा। संवाद, क्योंकि ये व की जो साउंड है वो दांतों के पीछे से आ रही, संवाद, तो इसीलिए जो अनुस्वार है उसको भी हम इसी तरह से लेंगे, संवाद, इस तरह से साउंड आ रही है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो सम उपसर्ग होगा। ऐसी संभावना, यहाँ पे पूरे म की साउंड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भ है। भ जो है वो प वर्ग में से आया है। प वर्ग का पांचवा वर्ण म होता है, इसलिए यहाँ पे म पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। संभावना, तो सम ये इस तरह से हो गया। अब आगे देखो, दुधारी, जो दु है इसका मतलब दो होता है, दो, तो दो धारी, दुविधा, दो विधा, निर्भर। अब इस तरह से फिर से ये जैसे यहाँ पे आया था निर्मल, तो इसी तरह से निर्भर, जो र ऊपर की तरफ है नी के साथ, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। निर उपसर्ग है और भर मूल शब्द है। तो प्रतीक्षा, यहाँ पे प्रतीक्षा जो है यहाँ पे प्रति उपसर्ग आया है। ये ध्यान रखो हमेशा कि उपसर्ग में कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, छोटी ई की मात्रा वाले ही उपसर्ग होते हैं। और यहाँ पर ईक्षा प्रति उपसर्ग है, और ईक्षा जो है ये मूल शब्द है। इसमें दोनों तरफ ई आया हुआ है। ई आने की वजह से दीर्घ संधि के कारण यहाँ पे बड़ी ई बन गई है, प्रतीक्षा। जब हमने इसको तोड़ा तो प्रति प्लस ईक्षा हो गया। अब यहाँ पे निश और चय है, तो निश जब भी आधा श या आधा स होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है, लेकिन यहाँ पर हमें विसर्ग संधि को नहीं देखना। जब हम हिंदी में जब हम तोड़ते हैं, जब हम उपसर्ग जो लगाते हैं, तो उपसर्ग जो होता है वो श जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है, निस उपसर्ग हो जाता है। निस उपसर्ग है तो इसलिए, और चय ये इसका मूल शब्द हो गया, है ना। प्रारंभ है तो प्र, यहाँ पर भी दीर्घ संधि के कारण प्रा आया है, तो प्र उपसर्ग है। और आरंभ इसका मूल शब्द है। आरंभ पूरा शब्द अपने आप में पूरा मीनिंग बता रहा है, इसलिए प्र और आ, इसका अ और इसका आ मिलकर दीर्घ संधि बना रहे हैं, इसलिए ये प्रारंभ बन गया, प्रारंभ। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये मूल शब्द और उपसर्ग क्या है, उपसर्गों को हम कैसे अलग करें। तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी और शब्द हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो ये जो सबसे अधिक ही मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि इसके जो जितने भी बारीकियां होती ना, हर एक वीडियो में अलग अलग बात मैंने बताई हुई है। आप उसे समझकर इसे अच्छे से मनन करें, और मनन करें ताकि कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप उसे हल कर पाओ। यहाँ पे
जिस तरह से ये दुधारी है, दू का मतलब दो होता है, तो इसको दो लिखेंगे, दो धारी लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा, एक्यूरेट होगा। इस तरह से निर्भर है, तो निर को र जो है वो आधा र ही बनाना है, आधा र यानी कि हल लगाकर हम आधा र शो करेंगे, निर्भर। इसी तरह से ये जो अनुस्वार वाले हैं इसमें बच्चे थोड़े परेशान होते हैं कि संगठन, जहां पर भी सा के साथ अनुस्वार आया हुआ है उसको जब हम तोड़ेंगे तो सम उपसर्ग निकलता है, सब जगह सम उपसर्ग ही होगा, ये आप ध्यान रखें। संगठन, संवाद, संभावना, इस तरह से। अब यहाँ पे देख लो, अवतीर्ण यहाँ पे है, निर, यहाँ पे भी निर आया है, प्रवचन आया है और विदेश आया है। यहाँ पर सबसे ही ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो मूल शब्द, अगर उपसर्ग अलग करने के बाद जो शब्द बचता है वो मूल शब्द है, और मूल शब्द को आप अर्थ की तरह समझो, उसका अर्थ निकाल कर देखो। वो पूरा शब्द अगर आपकी समझ में आ रहा है और लगता है कि हाँ ये पूरा शब्द है, इसका अपना अर्थ है, तो समझो आप सही हैं। और अगर आपके सामने उपसर्ग भी निकल आया और मूल शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ निकला, तो समझो कहीं ना कहीं कोई गलती है। तो इसे ध्यान दो, क्योंकि मूल शब्द अपने आप में पूर्ण होता है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ये अपने आप में पूर्ण होता है। ये रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो पहले से बने होते हैं, उसको हमने नहीं बनाया होता, वो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि उपसर्ग और मूल शब्द को कैसे अलग करना है, और अगर मूल शब्द आपको मिल जाता है इसके बाद भी कोई शब्दांश लगा हुआ है तो समझो वो प्रत्यय होगा। पहले उपसर्ग, फिर मूल शब्द, फिर उसके बाद प्रत्यय होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रत्यय भी अलग करके बताऊंगी, तीनों शब्द होंगे उसमें, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो आज की क्लास यहीं विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मुझे कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, आप कमेंट जरूर करें और अपनी बात इसमें रखें। तो बाय बाय।